हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज हम 2018 का पेपर 2 का पार्ट 2 यानी कि आर्गुमेंट और रिपोर्ट राइटिंग को डिस्कस करेंगे। देखो, सेकेंड पेपर में मेरा ये टारगेट होता है कि आप टॉपिक को समझें, टॉपिक क्या कहता है और विद ग्रामर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद बहुत बार क्या होता है ना कि टॉपिक आप सही से समझ नहीं पाते हो तो कि क्या लिखना है, तो हम इसमें एक तरह से उसको डिकोड करने का वे आपको बता रहे हैं और आपको उस अनुसार में क्या अप्रोच रहना चाहिए वो। तो और पेपर 1 का तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं, तो आप वो देखते रहिए। इसमें देखो, जो टॉपिक था आर्गुमेंट में कि राइट आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी 20 इंटू 2 40 मार्क्स का ये है। प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया, ये एक तरह से ना फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था। फंडामेंटल राइट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट में ये विवाद था एक तरह से कि जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरह से ये इनडायरेक्टली वे में बोला कि प्राइवेसी जो है एलिटिस्ट आइडिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्राइवेसी जो है एलिटिस्ट आइडिया नहीं है। ये जो जजमेंट था, इसमें आज के जो चीफ जस्टिस हैं एस ए बोबडे, शरद अरविंद बोबडे, वो थे। और तब के जो आपके चीफ जस्टिस थे जस्टिस जे एस केयर, उसके बाद धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, उसके बाद रोहिंटन फलियास नरीमन और जस्टिस जस्टिस चलमेश्वर। तो दो उसमें से जो थे वो तो दो रिटायर हो चुके हैं, तब के जस्टिस जे एस केहर और जस्टिस जस्टिस चलमेश्वर। अभी तीन जो है उसमें से एक तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे भोगडे चीफ जस्टिस हैं और रोहिंटन फलिमनरिमन और धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो इन लोगों ने एक तरह से बोला कि जो फंडामेंटल राइट है, ये प्राइवेसी है, वो आपका फंडामेंटल राइट है। तो एक तरह से इसमें जो है, मान के चलो, इलिटिस्ट का मतलब होता है कि कुछ ग्रुप जो है, सेलेक्टेड ग्रुप है, जो इलीट पीपल जो कहते हैं ना कि उनका ही ये आइडिया है, उनके लिए ये प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो नहीं, और लेकिन इसको इस ढंग से आपको समझना था कि ये फंडामेंटल राइट है या नहीं है। तो ऑब्वियसली है, जो राइट टू प्राइवेसी जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा कि राइट टू फंडामेंटल, जो जो राइट टू प्राइवेसी है फंडामेंटल राइट है। तो आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन सही है, हमने यही बोला ना, ये इनफैक्ट कि आर्गुमेंट राइटिंग में आपको ये पूछा जाता है कौन सही है और कौन गलत है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एट द सेम टाइम हमें ये देखना होता है कि इसका दोनों पक्ष में हम किस ढंग से लिख सकते हैं। तो जब इलिटिस्ट आइडिया लिखते हो तो इसका मतलब है कि ये फंडामेंटल राइट कंप्लीट में नहीं है। कंप्लीट में नहीं है इन द सेंस है कि इफ यू आर टेकिंग एनी एडवांटेज फ्रॉम गवर्नमेंट। अब देखो, जैसे ये आधार केस पे है था, लेकिन एक क्लब करके आधार उसका एक पार्ट था, लेकिन ए लॉट ऑफ चीजों को मिक्स करके आइदर हुआ कि फंडामेंटल राइट है या नहीं है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने हाउएवर ये चीजें मेजोरिटी से बोला कि ये फंडामेंटल राइट है। तो सरकार का ये चीज कहना है कि जब इलिटिस्ट आइडिया है, इसका मतलब है कि व्हेन यू आर टेकिंग मेनी एडवांटेज, तो यू कैन नॉट क्लेम अबाउट एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। और जो प्राइवेसी है, तो उसका एवरी पार्ट को इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फंडामेंटल राइट। देयर आर सम कॉन्स्टिट्यूएंट विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद इन लार्जर बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, if some fundamental rights are compromised, then you have to compromise, ये चीजें। लेकिन आप इसको अगेंस्ट में लिखोगे तो नो, एवरी सिटीजन लाइक जो कॉमन मैन है उनके पास भी यही राइट है जो कि एक इलीट क्लास के लिए। कोई कंपनी जो लार्जर कंपनी है, दे डू नॉट हैव एक्सक्लूसिव राइट टू मैनिपुलेट द डेटा, कि हमारा डेटा मान के चलो कि यूज किया जा रहा है। जैसे जस्ट इमेजिन करो, आप मोबाइल यूज करते हो, आप जीमेल यूज करते हो, आप ऑर्कुट, सॉरी, आज फेसबुक यूज करते हो, और आज आप यूट्यूब यूज करते हो, तो ए लॉट ऑफ प्राइवेसी आपका सेक्रीफाइस हो रहा है। तो मेनी टाइम जो है वो प्राइवेसी जो है सेक्रीफाइस हो रहा है, वो आपके कारण भी हो रहा है। जस्ट इमेजिन करो कि ए लॉट ऑफ थिंग्स है, फेसबुक कोई भी चीजें आपको याद दिलाता है, तो वह याद दिलाता है, इसका मतलब क्या है, उसके पास डेटा है, वो स्टोर है। जैसे आपका क्या आता है कि आपकी फ्रेंड एनिवर्सरी या फ्रेंड का बर्थडे या बहुत सारी चीजें आपको याद दिलाता है,
तो उस चीज को आपने खुद ही शेयर करा है, तब उस चीज को वो प्रिजर्व करके रखता है और उसका मेनी टाइम वो मिसयूज भी होता है। इनफैक्ट देखोगे इस पर एक रिपोर्ट राइटिंग भी आपका आया हुआ था। तो इसमें ये चीजें यही करना है कि फंडामेंटल राइट था या फंडामेंटल राइट नहीं है। तो उसके केस में, तो सरकार के केस में एक तरह से था कि वो सरकार नहीं चाहती थी कि ये प्रॉपर फंडामेंटल राइट हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह ने फंडामेंटल राइट उसको ये किया। ठीक है, तो ये चीज था। अब नोट बैन, तो देखो नोट बैन हाउएवर 2016 में हुआ था। आपका 8 नवंबर जो नाइट था, 8 नवंबर नाइट 2016। अब उसका लेकिन रिपरकशन देखो लॉन्ग टर्म तक देखा गया। तो नोट बैन इफेक्टिव टूल अगेंस्ट ब्लैक मनी। नोट बैन जो था गवर्नमेंट के अनुसार, उसके 4 टारगेट थे, एडवांटेज थे। एक तो करप्शन को कम करना, करप्शन कम करना। दूसरा आपका टेररिज्म, टेररिज्म का कमर तोड़ना, टेररिज्म को कम मिनिमाइज करना। फिर उसके बाद ये ब्लैक मनी तो आपका दिया हुआ ही है। और चौथा एक था काउंटरफिट करेंसी, यानी कि जो नकली जाली नोट जो था, काउंटरफिट करेंसी, तो उसको कम करना। तो नोट बैन जो इफेक्टिव टूल अगेंस्ट ब्लैक मनी, तो फॉर्म में लिखोगे तो हाँ ठीक है कि वो इफेक्टिव है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या है कि ब्लैक मनी वो मनी है जो जिस पर टैक्स पे नहीं किया गया है, जो या तो इलीगल तरीके से अर्न किया गया है, या मान के चलो कि तरीका लीगल भी हो लेकिन आपने उस पर टैक्स नहीं पे किया। जस्ट इमेजिन करो, ब्लैक मनी एक तरह से क्या है कि किसी ने ड्रग्स बेच करके, किसी ने नारकोटिक्स बेच करके, या फिर आपने घूस लेकर के पैसे कमाया, वो भी ब्लैक मनी है। दूसरा है कि आपने पैसे तो शायद अच्छे तरीके से कमाया लेकिन आपने उस पर टैक्स पे नहीं किया, तो वो भी ब्लैक मनी हुआ। जैसे एक डॉक्टर मान के चलो वो एक गॉड टाइप का ट्रीट होते हैं, ही और सी इज द सेवियर ऑफ ह्यूमन काइंड, बट वो फी ले रहे हैं 500, मंथ में 5 लाख अर्न कर रहे हैं, लेकिन उसको दिखा नहीं रहे हैं, उसको 50,000 दिखा रहे हैं। तो 450,000 जो टैक्सेबल दिखा रहे हैं वो तो व्हाइट मनी हुआ, लेकिन जो 4,50,000 वो दिखा नहीं रहे तो वो ब्लैक मनी है। तो ये चीजें था कि देखोगे जनरली जो ब्लैक मनी होता है वो करेंसी नोट में लिया जाता है। इस वजह से कि आप यदि मान के चलो ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो ऑनलाइन किसी भी मीडियम से पेमेंट आप करते हो तो उसका ट्रैक होता है, वो रिकॉर्ड होता है, वो आपका जो पैन नंबर है, ये अकाउंट नंबर, तो उन सारे चीजों से ट्रैक होता है। लेकिन जब आप कैश में लेते हो तब आपका ट्रैक नहीं होता। तो ये चीजें था कि जो भी आपका नोट बैन था, जो करेंसी आपका 500 और 1000 का था, तो ये माना गया कि ब्लैक मनी जो है वो बहुत सारे ये लोग रखे हुए हैं, ब्लैक मनी वाले इसको नोट को। तो जब हम नोट बैन करेंगे तो ये जो आपका होगा कि इससे ब्लैक मनी कम होगा। लेकिन आप देखोगे इनफैक्ट इसी वजह से कि डिबेट दोनों का हेल्दी डिबेट जो है, आप एज ए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप प्रिपरेशन करते हो, तो आप किसी भी आइडियोलॉजी से प्रॉपर स्टिक नहीं रहो। आप दोनों को देखो कि पक्ष में क्या कह रहा है, विपक्ष में क्या कह रहा है। जैसे अब देखो सरकार के पक्ष ने बोला कि ये इफेक्टिव टूल था ब्लैक मनी के लिए, इनफैक्ट 4 पर्पज जो हमने बताया कि आपको करप्शन को कम करना, टेररिज्म को कम करना, ब्लैक मनी को और काउंटरफिट करेंसी, ये 4 पर्पज दिए गए थे। लेकिन और जो गवर्नमेंट में थे, ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी यानी एनडीए की गवर्नमेंट, तो आप देखोगे कि इसमें इन्होंने सारे तर्क दिए कि हाँ ये फायदा है, बहुत सारे इससे जनता को फायदा होगा, बैंकों में पैसे आएंगे और ये सारी चीजें। लेकिन आप अपोजिशन वाले को देखो, इवन इफ यू आर सपोर्टर देन यू शुड लिसन द अपोजिट। सपोज मनमोहन सिंह जैसे लोग, चिदम्बरम, मनमोहन सिंह, ये लोग जो है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट है, वो इकोनॉमिक को समझते हैं। तो आप उन चीजों को समझो। फिर जैसे रघुराम राजन जी, रघुराम राजन जो आरबीआई के एक्स गवर्नर हैं, तो उन्होंने बोला कि देखो हम दूसरे तरीके भी अपना सकते थे लेकिन इससे बेटर वो इफेक्टिव हो सकता था। तो उन सारी चीजों को आपको ये डालना होता है। नेक्स्ट जो है आर्गुमेंट में, तो देखो आर्गुमेंट सॉरी ये रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में भी देखो एक तरह से जो प्राइवेसी वाला जो आया, ये कंसेप्ट यहाँ भी आया। तो इसमें जो आपका डेटा लीक फ्रॉम फेसबुक था, तो ये कैम्ब्रिज एनालिटिका, सीए जो था कैम्ब्रिज एनालिटिका, तो कैम्ब्रिज एनालिटिका जो था, तो उसके एक
ये है साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कोगन। तो एक तरह से डेटा साइंटिस्ट ये हैं। इस डेटा साइंटिस्ट को एक ऐप बनाने के लिए बोला गया था, ठीक है? तो ये ऐप को जो है कैम्ब्रिज एनालिटिका ने अलेक्जेंडर कोगन से बनवाया था। अब उस डेटा ने क्या किया कि यूजर प्रोफाइल्स को, जो साइकोलॉजिकल यूजर का जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल होता है, वो उसको रिकॉर्ड ये किया। देखो क्या होता है कि जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट को लाइक करते हो, किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करते हो, तो देखोगे कि उसके जो आपका जो डेटा ट्रैक करते रहता है, तो उससे क्या पता चलता है ना कि आपका बिहेवियर क्या है, और उस चीज को टारगेट करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल करने में या फिर आपके बिहेवियर को मोल्ड करने में। जैसे सिंपल सा आप एक एग्जांपल लेना, एक एग्जांपल लोगे कि आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना, या तो आप गूगल में सर्च करो, या फिर आप उस चीज को आप अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट में सर्च करो, वो चीजें आपका फेसबुक में आ जाएगा पेज में, क्योंकि जो डेटा आपका है वो इंटरलिंक हो रहा है और आपके प्रोफाइल को डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो एक्सेस किया जा रहा है। एक सम टाइम बैक एक आईआरसीटीसी पे टिकट कटा रहा था, तो एक बंदे ने आईआरसीटीसी को क्लेम किया कि ऐसा है कि जब हम साइट खोलते हैं आईआरसीटीसी का, तो उसमें कुछ गलत-गलत मैसेज आते रहता है, कि यानी कि एक तरह से ना न्यूड पिक्स और नंगी पिक्चर्स वगैरह ये। तो आईआरसीटीसी ने वही बोला कि देखिए इसमें हमारी गलती नहीं है, चूँकि ये गूगल के द्वारा प्रमोटेड है और आप उस चीज़ को सर्च करते हैं, तो आपके यहाँ में आती है। आप जिस भी चीज़ को सर्च करोगे, वो प्रोफाइल एक्सेस ये कर लेता है कि आपका जो बिहेवियर है, ये इस ढंग से है। इसी वजह से देखोगे कि जैसे आप यूट्यूब में सॉन्ग सुन रहे हो, तो आपके लिए ना कुछ रिकमेंडेड उस टाइप के सर्च आते हैं कि हाँ ये सॉन्ग सुन, क्योंकि वो पास्ट बिहेवियर को आपका ऑब्जर्व करता है। तो वो जो आपका हुआ था कैम्ब्रिज एनालिटिका के द्वारा ये किया गया था। अलेक्जेंडर कोगन ने इस चीज को ऐप को बनाया था, और उससे जो है यूजर का जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग किया गया कि किस ढंग से यूजर ये करते हैं। नेक्स्ट आपका था वायलेंस ऑन यूनिवर्सिटी कैंपसेस ड्यूरिंग स्टूडेंट इलेक्शन। तो स्टूडेंट इलेक्शन में आप देखोगे कि ऑलवेज वायलेंस वगैरह ये होता है। इनफैक्ट स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी इलेक्शन, इनफैक्ट देखोगे इसी वजह से यूपी में मायावती जब सीएम थी, उन्होंने क्या किया था कि स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन ही बंद करवा दिया था कि ये कुछ नहीं होता है, और ये जस्ट वायलेंस, हिंसा, स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स प्रॉपर पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना चाहिए, वो एक तरह से अनसोशल एक्टिविटी में, मारपीट, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हैं। बट दैट इज नॉट सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट ये है कि आप कहीं ना कहीं जो आज के बच्चे हैं, जो आज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कल के डेट में वही देश को शासन चलाएंगे। और यूनिवर्सिटी का इलेक्शन जो होता है, एक अनुसार जो क्या है कि वो एक ग्राउंड है, वो एक नर्सरी है कि कल के हम पॉलिटिशियन को तैयार करें। जैसे इनफैक्ट देखो कुछ एग्जांपल लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट जैसे अरुण जेटली जैसे लोग, अलका लांबा और बहुत सारे लोग जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप जेएनयू के देखो, जैसे आप बृंदा करात, प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, ये देखोगे, फिर आपके निर्मला सीतारमन, फिर एस जयशंकर, ये लोग जेएनयू से आए हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसे देखो, जो भी सीताराम येचुरी आपके जो कम्युनिस्ट वाले हैं, वो कहीं ना कहीं एक्टिव पॉलिटिक्स में वहां पार्टिसिपेट किए और एक लेवल के पॉलिटिशियन बने। इंपॉर्टेंट जो बैड ये नहीं है कि इलेक्शन हो रहा, बैड ये है कि जो वायलेंस हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है कि आप लिंगदो, जेम्स माइकल लिंगदो कभी इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, जेएम लिंगदो। तो जेएम लिंगदो कमेटी के बारे में आप थोड़ा सा रिकमेंडेशंस जो है उसके बारे में आप पढ़ोगे। लिंगदो कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, जैसे जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है, तो पर कैंडिडेट ओनली 5000 स्पेंड करने का, ऑब्वियसली वो पहले रिकमेंडेशंस दिया गया है, तो 5000। लेकिन देखोगे आप ऑब्वियसली यदि आपने कभी भी स्टूडेंट यूनियन के पॉलिटिक्स को यदि नजदीक से देखा होगा, जैसे मैंने
टू टाइम्स एक तरह से ऑब्जर्व किया। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एसआरसीसी का स्टूडेंट हुआ करता था, तो एक तरह से 2 इयर्स में वहाँ था। लेकिन 2 इयर्स में 1 ईयर हमने बोटिंग किया था, तो हम उस वक़्त जो भी है हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि एक तो मेरा फर्स्ट टाइम एक स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन, क्योंकि जब इंजीनियरिंग कॉलेज हमने की थी, तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से की थी, तो वहाँ स्टूडेंट यूनियन ये सब सा का कोई कांसेप्ट नहीं था। तो जब मैं पीजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया, तो उस चीज़ को मुझे अच्छा लगा कि मुझे ऑब्जर्व करने का वो मौका मिल रहा है। वो उसके बाद फिर 2017 का इलेक्शन का जो था, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, वहाँ ऑब्वियसली वहाँ का स्टूडेंट मैं नहीं था, लेकिन जो कुछ कैंडिडेट्स थे उसमें से सपोज़ एबीवीपी के जो कैंडिडेट थी और एनएसयूआई, दोनों के कैंडिडेट को मैं पर्सनली जानता था। तो उस चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया। तो उसमें देखा क्या कि स्टूडेंट्स जो है, वो 5000 नहीं, 5 लाख प्लस से अधिक खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रॉपर ऑडिट तो है नहीं। तो ये चीज़ें आप लिंगदो कमिटी के रिकमेंडेशंस को एक बार देख लोगे, और ये जो है एक रिलेवेंट टॉपिक है, ये किसी न किसी फॉर्म में अभी भी आ सकता है। इनफैक्ट आपका नहीं कुछ है तो इंटरव्यू में ये इससे पूछा जा सकता है। तो आप उस चीज़ को, इसको एक बार पढ़ोगे तो बहुत सारे इनसाइट्स आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ मेरा टारगेट यही है कि हम इस चीज़ को डिकोड करें। देखो, मैंने जैसे बताया 2017 का है, उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, और ये बाकी का जो है ग्रामर हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, और बाकी है हमारा टॉपिक समझाना काम है कि कोई टॉपिक आता है तो किस ढंग से आपको लिखना है, क्या आप समझ रहे हो उस टॉपिक को। मेजॉरिटी ऑफ टाइम स्टूडेंट्स टॉपिक ही नहीं समझ पाते हैं, और जो वो जानते हैं वो लिख देते हैं। दिस इज़ नॉट द थिंग्स, आप क्या जानते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपसे क्या पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो उस चीज़ को समझें। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपना क्वेश्चंस जो भी है वो पुट करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और जिनको टेस्ट देना है वो केन स्टडीज पे आप जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।